हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक आपका ऑनलाइन मॉक टेस्ट। देखिए, जो आपका ये मॉक टेस्ट होने वाला है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट सेम आपका उसी पैटर्न पर है जिस तरीके से आपका सीटेट का आपका पेपर आपको देखने को मिलता है। आज मैं जो आपके क्वेश्चन लेकर आया हूं, सेम आपके आपके एग्जाम की तरह आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो आपको एग्जाम में आपको पैटर्न देखने को मिलता है, सेम उसी पैटर्न के आधार पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उसी तरीके से मैं आपको सोल्व कराऊंगा। देखिए, जो आप क्वेश्चन सोल्व करते हो, पेपर को सोल्व करते हो, तो ऑनलाइन एग्जाम के अंदर आपको क्या क्या डिफिकल्टीज आती है वो आज की वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगी कि ऑनलाइन पेपर के अंदर क्या क्या दिक्कतें आती है। उसके अलावा क्या क्या सहूलियत यानी जो आसान चीजें आपको देखने को मिलेगी ऑनलाइन पेपर के माध्यम से, वो आज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ऑनलाइन पेपर के क्या नुकसान होते हैं, क्या फायदे होते हैं, वो आज की वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये मैंने अपने वाले मॉक टेस्ट लिए हुए जो मेरी साइट के ऊपर उपलब्ध होते हैं, जिनको बच्चे सोल्व करते हैं। तो मैंने ये जो सीबीएसई का पैटर्न होता है जो आपको अपने एग्जाम में जाकर देखने को मिलेगा, उसी पैटर्न पर बनवाया हुआ है। ठीक, तो इससे आपको यह पता लगेगा जो आपके एग्जाम के अंदर जो आपका पेपर आता है उसको आपको किस तरीके से सोल्व करना है। ये आपके जैसे सीडीपी के क्वेश्चन है, तो यहां पर आपको देखने को मिल गए, जो आपके सामने क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो यही क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। ठीक, यही क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं और इन क्वेश्चन को एक एक करके हम और आप लोग सोल्व करेंगे। देखिए, थोड़ा सा साइज आपको कम देखने को मिलेगा, जो आपके ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं थोड़ा सा मैनेज आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, इस टाइम के साथ साथ में ये जो आपको टाइम देखने को मिला है, यहां पर आपकी लैंग्वेज दी हुई है, यहां पर आप अपनी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो। ठीक, जैसे मैं आपको चेंज करके दिखाता हूं, जैसे आपका क्वेश्चन आया हुआ है, इसकी आप लोग लैंग्वेज चेंज कर देना यहां से, तो क्वेश्चन आपका इंग्लिश में आ जाएगा, अगर कोई इंग्लिश के अंदर इस क्वेश्चन को पढ़ना चाहता है। ठीक है, तो यहां से आप लोग इसकी लैंग्वेज को चेंज कर देना। यहां पर आपके जो क्वेश्चन की डिटेल है वो आपको दी हुई है। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन को टिक कर दिया यानी आंसर लगा दिया तो ग्रीन हो जाएगा, आपने रिव्यू के लिए छोड़ दिया तो आपका बैंगनी हो जाएगा, और अगर आंसर नहीं दिया तो आपका रेड हो जाएगा। वो सब डिटेल आपको यहां पर दी हुई होगी। ठीक है, और यहां पर आपके आज 30 क्वेश्चन मैंने लिए हैं जिनके आंसर आप लोगों को देने हैं, और उसके बाद बताना है कि आज आप कितने तुर्रम खाओ। और जिन बच्चों की मैंने लगातार तैयारी कराई हुई है, मेरे ख्याल से शायद ही कोई बच्चा होगा जो 25 से नीचे लेकर आएगा। ठीक है, इतना मैं मुझे भरोसा, अगर किसी बच्चे ने 1 महीने भी तैयारी करी हुई होगी। ठीक, और उसके बाद आप लोग इसको सबमिट कर देना। ठीक, सबमिट कहां से करोगे, सबमिट तो मेरे हाथ में करने का। ठीक, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बता देना। तो चलिए एक एक करके शुरुआत कर लेते हैं आपके क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, तो मैंने सीडीपी का सेक्शन उठाया, बाकी आपके किसी सब्जेक्ट का सेक्शन नहीं उठाया मैंने। तो सीडीपी का पहला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं भाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार 7 से 8 वर्षीय बच्चों में जो नैतिक निर्णय लेने का जो आधार होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो आपको बताना है। तो लॉरेंस कोलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, तो उसके अंदर उन्होंने जो आपकी 3 स्टेज बताई थी, उसके अंदर जो नैतिक निर्णय लेने का जो बेस था 7 से 8 साल बच्चों का, इसमें क्वेश्चन ये पूछ लिया आपसे, तो उसमें आपकी स्टेज पूछ ली। ठीक है, स्टेज की जो आपकी लेवल है वो पूछ लिया, कौन सा लेवल है। अगर आपको यहां पर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंधन बनाए रखना, दंड और आज्ञा पालन, या फिर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, तो अगर आपको हिंदी में समझ में आ गया तो आप लोग आंसर लगाइए। अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग इसकी लैंग्वेज चेंज कर दो। ठीक, क्या कर दो, आप लोग यहां से इसकी लैंग्वेज चेंज कर दो। तो लैंग्वेज चेंज करने के बाद आपको ये देखने को मिल जाएगी, आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाएगी। ठीक, आपको ये इंग्लिश में देखने को मिल जाएगी। देखिए, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सिंपल सा पूछा गया था, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 7 से 8 साल के बच्चे की बात हो रही है। कितने साल के बच्चे की बात हो रही है? 7 साल से लेके 8 साल तक के बच्चे की बात हो रही है। मैंने आपको बताई थी 3 स्टेज बताई थी। ठीक है, जीन पियाजे ने कितनी स्टेज बताई? 3 स्टेज बताई। जो पहली स्टेज होती है, जो होती है आपकी प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है। कौन सी? जो पहली स्टेज होती है आपकी प्री कन्वेंशनल, जो आपकी स्टेज होती है, जिसमें बच्चा कितने साल तक का होता है? जिसमें बच्चा होता है लगभग 4 साल से लेके आपका 10 साल तक होता है। क्या होगा सर, इससे पहले का बच्चा कहा जाएगा? उससे पहले बच्चे में नैतिकता पाई नहीं जाती। ठीक है, तो प्री कन्वेंशनल स्टेज जो बच्चे की पहली स्टेज होती है, जिसमें बच्चा लगभग 4 साल से लेकर 10 साल तक का होता है, इसमें जो बच्चे की जो नैतिकता पाई जाती है, ठीक है, वो बेसिकली किस पर निर्भर रहती है? इसकी भी आपकी कितनी स्टेज होती है, कितने लेवल होते हैं? इसमें भी आपके बेसिकली 2 लेवल होते हैं। और दूसरे में जो लेवल होता है, जो पहला लेवल होता है, वो होता है आपका पनिशमेंट एंड ओबीडेंस, यानी कि दंड और आज्ञा पालन पर।
यानी कि जो बच्चे की जो नैतिकता पाई जाती है वो पाई जाती है दंड यानी सजा और आज्ञा पालन पर, ठीक है। यानी बच्चे की नैतिकता निर्भर करेगी उसके दंड पर और आज्ञा पालन पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आ गया और मेहमान आने के बाद अगर बच्चे ने उसको नमस्ते करी, दुआ सलाम करी, तो ठीक है, बच्चों को अप्रिशिएट किया जाएगा, वाह कितना बढ़िया बच्चा है। तो बच्चा बड़े जो मेहमान आता है, जो घर में बड़ा आता है, उससे नमस्ते दुआ सलाम इसलिए करता है ताकि वो उस दंड से बच सके, ठीक है, उस सजा से बच सके। वरना मेहमान के जाने के बाद उसके जो घर वाले हैं उसको सुनाएंगे दबा के, वरना उसकी पिटाई भी कर देंगे। तो बच्चा यहां पर बेसिकली इसलिए नैतिकता दिखा रहा है ताकि वो उस दंड से बच सके, ठीक है। या फिर उसके घर में ये चीज बताई जाती है कि जो बड़े होते हैं, जो घर के अंदर मेहमान आते हैं, ठीक है, उनकी आज्ञा पालन आपको करनी चाहिए, क्योंकि हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि बड़ों का आज्ञा हमको माननी चाहिए। तो बेसिकली जो 4 साल से लेकर 10 साल तक का जो बच्चा होता है, जो आपका प्री कन्वेंशनल स्टेज के अंदर होता है, उसको नैतिकता से मतलब नहीं होता। वो बेसिकली यहां पर नैतिकता इसलिए दिखाता है ताकि वो आज्ञा पालन को फॉलो कर सके या फिर दंड से बच सके, इसलिए वो नैतिकता दिखा रहा है, वरना उसको नैतिकता से कोई मतलब नहीं है। इसको वीडियो की क्वालिटी को आप थोड़ा बढ़ा लीजिए तो आपको ये थोड़ा क्लियर दिख जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, आपको दिख जाएगा क्लियर, ठीक है। तो समझ आ गया, तो पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। तो पहला आंसर को लगाने के बाद आप लोग इसको टिक कर देना, दंड और आज्ञा पालन को टिक कर देना, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके आप लोग आगे बढ़ जाना। आगे बढ़ने के बाद दूसरा क्वेश्चन अब आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, तो दूसरे क्वेश्चन का आप लोग आंसर देना। अब दूसरा क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसके ऊपर नजर डालते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि किस स्तर में बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववाद दृष्टिकोण होता है। आप कहोगे जीववाद दृष्टिकोण क्या होता है? जीववाद दृष्टिकोण होता है एक एनिमिस्टिक व्यू, जो बच्चे के अंदर जो एनिमिज्म जो पाया जाता है, ठीक है। इसको आप लोग अगर समझ सको तो सीधा एक काम करना, अपना यहां पर लैंग्वेज चेंज कर लिया करो। तो जीववाद दृष्टिकोण देखो कहां पर लिखा हुआ है, आपका एनिमिस्टिक व्यू लिखा हुआ है, ठीक है। तो जीववाद के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं क्या होता है आपका जीववाद। जब बच्चा सजीव और निर्जीव चीजों के बारे में ना समझ पाए, जब बच्चा सजीव और निर्जीव चीजों के बारे में ना समझ पाए, तो वो क्या होता है आपका जीववाद होता है। जब इन दोनों के बीच में डिफरेंस ना कर पाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जब बच्चा चलते हुए गिर जाता है, तो तभी बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं, घर वाले आते हैं, तभी आके क्या काम करते हैं, अरे मेरा बच्चा गिर गया, अरे रोना बंद कर दे, कोई बात नहीं। अच्छा धरती ने तुझे मार दिया, ठीक है, धरती ने गिरा दिया, चलो हम धरती की पिटाई कर देते हैं। या गेट से जाके टकरा गया और रोना शुरू कर दिया बच्चे ने, तो तभी उसके घर वाले आते क्या काम करते हैं, गेट को पीटना शुरू कर देते हैं। बच्चा या तो चुप हो जाएगा या फिर क्या कहेगा कि मम्मी इसे और मारो, पापा इसे और मारो, ठीक है। अब बच्चों को पता ही नहीं है कि जो गेट है, जो धरती है, वो क्या होती है, वो निर्जीव होती है। तो बेसिकली जो बच्चा होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग जो थिंग्स होती है, सजीव और निर्जीव जो चीजें होती है, उनके अंदर डिफरेंस पैदा नहीं कर पाता, यानी कंफ्यूज रहता है कि क्या सजीव होती है और क्या निर्जीव होती है। तो बच्चा जब सजीव और निर्जीव चीजों के अंदर डिफरेंस पैदा नहीं कर पाता, तो उसको कहा जाता है एनिमिज्म, कहा जाता है जीववाद कहा जाता है। तो यहां पर जो बच्चा क्या कह रहा है, वहां पर बच्चा कहता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, तो पेड़ पौधे जब हवा आती है तो चलते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत हिलते हैं, और उसके अलावा जो बादल होते हैं वो भी चलते हैं, देखने को मिलते हैं बच्चों को। और जो पत्थर होते हैं, जो लुढ़कते हुए पत्थर होते हैं, इनको देखकर बच्चा सोचता है यार ये भी जिंदा है, ठीक है, ये जो लुढ़क रहे हैं पत्थर, ये जो बादल चल रहे हैं, जो पेड़ लह रहे हैं, ये जिंदा है। तो बेसिकली यहां पर बच्चा कंफ्यूज हो रहा है कि ये जो निर्जीव चीजें है, इनके अंदर भी कहीं ना कहीं जान है, ठीक है। तो जब बच्चा सजीव और निर्जीव चीजों के बीच अंतर ना कर पाए, तो वही होता है आपका एनिमिज्म, यानी कि जीववाद होता है। अब ये बच्चा किस स्टेज के अंदर इस कंसेप्ट को समझ नहीं पाता, ये यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये बच्चा स्टेज को समझ नहीं पाता जो आपकी प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है, यानी कि आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। कौन सी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। अगर आपको इन स्टेज का नाम इंग्लिश में याद करना है तो आप लोग इंग्लिश का ऑप्शन देख सकते हो, सामने आपकी इंग्लिश के नाम याद आ गए, प्री ऑपरेशनल आपकी स्टेज हो जाएगी, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जिसमें बच्चा कब से कब तक का होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर, जब बच्चा 2 साल से लेकर आपका 7 साल तक का होता है, 2 साल से लेकर 7 साल तक का होता है। जब बच्चा कॉन्क्रीट स्टेज के अंदर आता है, यानी बच्चा 7 साल से लेके 11 साल तक का होता है, तो ये क्या होती है, ये आपका जीववाद का कंसेप्ट आपका खत्म हो जाता है, यानी बच्चा सजीव और निर्जीव चीजों के बारे में जानना शुरू कर देता है बच्चा। जब बच्चों को पता चल जाता है ये सजीव चीजें है, ये आपकी निर्जीव चीजें है, ठीक है। तो आंसर इसमें सेकंड से हो जाएगा। इसके ऊपर टिक करके हम बढ़ते हैं आपके आगे, यानी सेव कर दिया एंड नेक्स्ट कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए सामने स्क्रीन पर आ गया, इसका थोड़ी ब्लड दिख रहा है, इसका थोड़ा एसी भी चालू कर, नहीं दिख रहा, सही चल रहा है एसी, थोड़ा ऑन कर, इसका गर्मी लग रही है।
अगला क्वेश्चन देखिए, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है कि एक बच्चा लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना कर रहा है। किसके अंदर दिक्कत कर रहा है? वो लिखाई में, यानी कि लिखने में उसको प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो। तो उसे अक्षर बनाने में और शब्दों के बीच अंतर करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा कर रहा है? यहां पर बात हो रही है लर्निंग डिसऑर्डर की बात हो रही है, ठीक है। जो आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्मोर्फिया, डिस्थीमिया वगैरह, ये सभी आपका क्या होते हैं? लर्निंग डिसऑर्डर होते हैं। अब आपने एग्जाम सेंटर के अंदर पढ़ा, अरे यार यहां तो कुछ भी देखने को नहीं मिला ऐसा, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया। यहां पर देखने को मिला पठन वैकल्य, आलक वैकल्य, गणन वैकल्य। ऐसा तो हमें पढ़ा ही नहीं, कभी पढ़ाया भी नहीं सचिन सर ने, ठीक है। तो बेसिकली क्या काम करो, सीधा अपनी जो लैंग्वेज होती है उसको चेंज कर लो, ठीक है। अपनी क्या काम करो, लैंग्वेज चेंज कर लो। यहां पर आपको थोड़ा सा टाइम कंज्यूम लेगा ये आपका, ठीक है। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बार बार उसको लैंग्वेज को आपको चेंज करना पड़ेगा। ऑनलाइन का देखो फायदा भी है और नुकसान भी है, तो लैंग्वेज को चेंज कर लेना। जब आप लोग इसकी लैंग्वेज को चेंज करोगे तो लैंग्वेज को चेंज करने के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? लैंग्वेज को चेंज करने के बाद आपको अपने लर्निंग डिसऑर्डर देखने को मिल जाएंगे। पहला लर्निंग डिसऑर्डर आपको देखने को मिलेगा डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया होता है आपका पढ़ने से संबंधित विकार, ठीक है। आपका पढ़ने से संबंधित जितने भी तरीके के विकार आ जाएंगे वो आपका डिसलेक्सिया हो जाएगा। जैसे से बच्चा सही से फ्लुएंटली नहीं पढ़ पाता, पढ़ने में उसको जो धारा प्रवाह सही से नहीं हो पाता है, ठीक है। उतार चढ़ाव नहीं कर पाता पढ़ने में, शब्दों को उल्टा पढ़ता है, ठीक है। तो आपका पढ़ने से संबंधित सभी विकार आपके डिसलेक्सिया हो जाएंगे। डिस्ग्राफिया होता है आपका लिखने से संबंधित विकार। किससे? लिखने से संबंधित विकार। इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। ग्राफिया के अंदर क्या आ रहा है? ग्राफ, और ग्राफ पर क्या होता है? ग्राफ पर लिखा जाता है। तो डिस्ग्राफिया होता है आपका लिखने से संबंधित विकार, जब बच्चा सही से शब्दों को, अक्षरों को लिख ना पाए, ठीक है। लिखने में वो जो वर्तनी है उसको सही से शुद्धता से ना लिख पाए, लिखने में शब्दों को उल्टा लिख पाए। जैसे क्वेश्चन सीटेट में आता था कि बच्चा सा को वाज लिखता है और बी को डी लिखता है। तो किससे संबंधित विकार? आपका डिस्ग्राफिया से संबंधित विकार है। डिसकैलकुलिया होता है आपका मैथ से, यानी गणित से संबंधित आपके जितने भी विकार हो जाएंगे आपके डिसकैलकुलिया हो जाएंगे। जिसमें बच्चा सही से कैलकुलेशन नहीं कर पाता, लॉजिकल यानी तर्क नहीं कर पाता, तो आपके डिसकैलकुलिया हो जाएंगे। एक और विकार है आपका एडीएचडी, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। एडीएचडी होता है जिसमें बच्चा अपना अटेंशन जाहिर नहीं कर पाता। जैसा आप लोग वीडियो देख रहे हो, कुछ बच्चों का पूरा अटेंशन यहां पर है, कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में लगे हुए हैं, और सीमा जी क्या हाल है, दूसरे कहेगी हाँ राहुल जी मैं ठीक हूं, ठीक है। तो अपना ध्यान जो एक चीज पर केंद्रित ना कर पाए, अटेंशन ना कर पाए, और बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव रहते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। आपने देखा होगा आपके घर के अंदर कोई ना कोई ऐसा बच्चा देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव रहता है। एक जगह आप उसको बैठा ही नहीं सकते, आपने उसके हाथ में कुछ भी दे दिया, रिमोट दे दिया, तो इतनी जल्दी उसके बटन को दबाएगा, बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव देखने को मिलेगा। तो ये होता है आपका एडीएचडी होता है। क्वेश्चन हमसे पूछा था वो फेस कर रहा है किसमें डिफिकल्टी? राइटिंग में डिफिकल्टी फेस कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डिसग्राफिया आपका आंसर, सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। ये हमने डिसग्राफिया को सेव करा एंड नेक्स्ट कर दिया और बढ़ गए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो अगला आपको दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन पर एक बार नजर डालते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक सेकंड अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी का अनिवार्य लक्षण आपका है? बताओ भाई किसके अंदर क्रिएटिविटी आपको देखने को मिलेगी? अब देखिए यहां पर दो तरीके के चिंतन आपको देखने को मिल रहे हैं। एक चिंतन आपका अभिसारी चिंतन और एक चिंतन आपका अपसारी चिंतन। मैंने आपको बताया था अभिसारी चिंतन यानी कि एक होता है आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग अभिसारी चिंतन, एक होता है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग आपका अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन वो चिंतन होता है जिसमें किसी समस्या का सिर्फ एक समाधान हो, जिसमें किसी समस्या का या किसी क्वेश्चन का सिर्फ एक आंसर हो, या किसी समस्या का सिर्फ क्या हो, सिर्फ एक समाधान हो। जैसे कि जिसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, सीटेट का एग्जाम पास करने के बाद आप लोग किस डिपार्टमेंट के अंदर जाओगे, ठीक है, या क्या बनोगे आप लोग? तो सीटेट का एग्जाम पास करने के बाद सिर्फ आप लोग टीचर बन सकते हो, आप लोग और किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं जा सकते। ना आप लोग पुलिस बन सकते हो, ना बैंक में जा सकते हो, ना एयरफोर्स में जा सकते हो, XYZ किसी में नहीं जा सकते। तो टीचर बनने के बाद सीटेट का एग्जाम पास करने के बाद सिर्फ और सिर्फ आप लोग टीचर बन सकते हो। तो यहां पर समस्या का सिर्फ एक समाधान है, यानी क्वेश्चन का सिर्फ एक आंसर है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आपका अभिसारी चिंतन आपका हो जाएगा। अगर मैं कहूं टीचर बनने के, अगर मान लो आप लोग टीचर बन गए
तो टीचर बनने के बाद आप लोग सबसे पहला काम क्या करोगे स्कूल के अंदर जाकर? तो यहाँ पर बहुत सारे आपको आंसर देखने को मिलेंगे, बहुत सारे आपको समाधान देखने को मिलेंगे। कोई कहेगा मैं सबसे पहले जाके स्कूल की बिल्डिंग देखूंगा, कोई कहेगा मैं जाकर अपने स्टाफ से मिलूंगा, कोई कहेगा बच्चों से मिलूंगा। तो यहाँ पर जब एक किसी समस्या के एक से ज्यादा समाधान आपको देखने को मिले तो वो होता है आपका अपसारी चिंतन, आपको देखने को मिलता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग वहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक से ज्यादा समाधान देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक क्या देखने को मिलेगी, क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी। यहां पर अपने आप ही एक से ज्यादा समाधान आपको देखने को मिलेंगे, किसके अंदर, आपके अपसारी चिंतन के अंदर। ठीक है, उसके अंदर एक और पॉइंट आपको देखने को मिला, सोच में केंद्रीकरण, यानी जो थिंकिंग होती है उसमें आपको सेंट्रेशन यानी कि केंद्रीकरण आपको देखने को मिलेगा। अब केंद्रीकरण क्या होता है, सेंट्रेशन क्या होता है? सेंट्रेशन यानी केंद्रीकरण का मतलब होता है जब हम किसी चीज की सिर्फ एक विशेषता पर ध्यान दे तो वो होता है आपका केंद्रीकरण, जिसका एग्जांपल भी मैं बार बार आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए पेन है मेरे हाथ में, अगर मैं पेन का काम सिर्फ एक ही काम करूं, सिर्फ लिखने का, अगर सिर्फ मैं इसकी एक विशेषता पर ध्यान दे रहा हूं वो है सिर्फ लिखने का, तो ये हो गया सेंट्रेशन, यानी कि इस पेन की सिर्फ मैंने एक विशेषता पर ध्यान दिया तो ये हो गया सेंट्रेशन। ठीक है, लेकिन अगर इस पेन से मैं क्या काम कर रहा हूं, इस पेन से मैं लिखने के साथ साथ इस पेन को मान लीजिए किसी टीएलएम के लिए भी यूज कर रहा हूं, इस पेन के साथ साथ मान लीजिए कोई बच्चा शरारत कर रहा है, एक दो उसके अंदर लगा भी दिया मैंने, ठीक है, तो उसमें यूज कर रहा हूं। इस पेन को किसी लड़की ने अपने जूड़े की तरह पीछे भी बांध लिया, ठीक है, तो उसमें भी इसका यूज हो रहा है पेन का। तो जब किसी एक चीज की एक से ज्यादा विशेषताओं पर ध्यान दे तो वो क्या हो जाएगा, तो वो केंद्रीकरण नहीं होगा, वो हो जाएगा फिर आपका विकेंद्रीकरण। क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका विकेंद्रीकरण, आपका डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो केंद्रीकरण में क्या होता है, सिर्फ एक ही समाधान आपका होता है। तो क्या इसमें क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी, इसमें क्रिएटिविटी नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन विकेंद्रीकरण में क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी आपकी, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो यहां पर उसने सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी पूछी है, तो ना तो भाई आपके अभिसारी चिंतन में क्रिएटिविटी होती, ना आपके केंद्रीकरण में क्रिएटिविटी होती, आपके अपसारी चिंतन में आपको क्रिएटिविटी आपको देखने को मिलती है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। सेव करा एंड नेक्स्ट कर दिया, बढ़ गए अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सामने आपकी स्क्रीन पर ये सब आते जा रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको कुछ ऐसा लगता है कि यार कोई क्वेश्चन मतलब हम उसके ऊपर डाउटफुल है, तो आपने उसका यहां पर आंसर लगा दिया और आंसर लगाने के बाद उसको रिव्यू के लिए यहां पर डाल देना। ठीक है, और बाद में अगर कोई टाइम मिले तो जाकर उसको आप लोग दोबारा चेक कर सकते हो, लेकिन मैंने ऐसा देखा है एग्जाम सेंटर के अंदर बाद में टाइम मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो आप उसको रिव्यू के लिए भी डाल सकते हो। ठीक, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं जो सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि वाइगोत्स्की के अनुसार, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, बताओ किस प्रकार से सीखते हैं। अब लेव वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, कि बच्चा अपनी सोसाइटी से, समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है। तो ये बात अपने वाइगोत्स्की साहब ने कही थी। तो बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, कंपटीशन के द्वारा, प्रतियोगिता के द्वारा नहीं, साथियों के साथ बातचीत करके, आपस में इंटरेक्ट करके, जी हां आपस में बातचीत करके, आपस में इंटरेक्ट करके सीखते हैं। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पुरस्कार के लिए प्रयास करके और दंड से बचकर, ये भी नहीं। उद्दीपन प्रतिक्रिया, ये तो आपका हो नहीं सका। तो क्या आंसर हो जाएगा, सेकंड आंसर आपका यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आपके सिंपल ही है, क्वेश्चन तो ज्यादा आपके खास नहीं है, लेकिन आज आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी क्योंकि सीटेट में तो आपके ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं। ठीक है, ऐसा ही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो सेव एंड नेक्स्ट कर दिया और बढ़ गए अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसका आंसर आप लोग दीजिए। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक शिक्षक होने के नाते, बताओ भैया आप लोगों से क्वेश्चन है भावी शिक्षकों, कि एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार से सुसाध्य कर सकोगे। यानी एक प्रॉब्लम सोल्वर बढ़िया तरीके वाला किस प्रकार से आप लोग अपने बच्चों को बनाओगे। ठीक है, अब आपके सामने समस्या क्या है, आपके सामने समस्या है कि सीटेट के एग्जाम को अच्छे नंबर से पास करना है, ये आपके सामने समस्या है। इसका समाधान किस तरीके से निकालोगे, या डेली सचिन सर की 8 बजे क्लास देखनी है, इनके निचोड़ नोट्स को तो अच्छी तरीके से निचोड़ के मतलब रट जाना है, निचोड़ जाना है, समझ जाना अच्छी तरीके से, उनको तो छोड़ना ही नहीं है। ये समाधान आपने निकाला, तो इस तरीके की क्षमताओं को आप लोग किस प्रकार से सुसाध्य कर सकते हो वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। देखो डर जहां पर भी आ जाएगा, मैंने क्या बताया था, आपका नेगेटिव आपका ऑप्शन होता है, ये तो कभी आप बच्चों के अंदर कर ही नहीं सकते। बच्चों को दंड देना, पनिशमेंट करना, डर की भावना पैदा करना आपका नेगेटिव होता है, देखते गलत कर देना। समस्या के हल हेतु अटल तरीकों के इस्तेमाल देकर, देखो अटल तरीके, ठीक है,
अटल तरीके नहीं करने, लचीले तरीके यानी फ्लेक्सिबल तरीकों को आपको अपनाना है। तो दूसरा ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, यहां पर फ्लेक्सिबल तरीके अपनाने चाहिए ना कि अटल तरीके। तो दूसरा ऑप्शन भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। अगर आपको बच्चों को समस्या समाधान क्षमताओं को सुसाध्य करना है कि सीटेट के एग्जाम को अच्छे नंबर से किस प्रकार से पास करना है, तो समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। मतलब कैसे? उसके जैसे जो समरूप है, उसके जैसे जो पैटर्न है, उसको बढ़ावा देना है। जैसे कि बस सीटेट के एग्जाम में कुछ इस तरीके का जो आपका पैटर्न है वो पूछा जाता है, तो ऐसे जो आपके पेपर है उसको ज्यादा से ज्यादा सोल्व करिए। जैसे मैं आपको डेली 8 बजे की जो क्लास आपको कराता हूं, आपके पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग कराता हूं, उसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग लगाइए। आपके पेपर के अकॉर्डिंग का जो कंटेंट होता है वो मैंने आपके नोट्स वगैरह में नोट्स में डाला हुआ है, उसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा करिए। तो जो आपके पेपर से जुड़े जो आपके प्रारूप है, जो पैटर्न है, उसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग बड़ा करिए, उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दीजिए, तो आप लोग बढ़िया प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर पाओगे। ठीक है, तो आंसर आपका थर्ड से हो जाएगा। अगला ऑप्शन है निष्क्रिय रटन। दो दो वर्ड देखने को मिल गया नेगेटिव, कि पैसिव देखने को मिल गया और रोट लर्निंग देखने को मिल गया, तो ये तो आपका वैसे ही होने से रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड आंसर आपका यहां पर सही हो जाएगा। ठीक, तो बढ़ते हुए आपके नेक्स्ट की ओर, इसको मैं कर देता हूं आपका यहां पर टिक करता हूं और बढ़ते हुए आपके नेक्स्ट की ओर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते। सॉरी, ये गलती हो गई। ठीक, ये मैंने गलत टिक कर दिया। अच्छा देखो, इसमें एक फायदा होता है। अब आंसर इसका था समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, और बाई मिस्टेक मेरे से क्या हो गया? बाई मिस्टेक मुझसे हो गया, समस्या हो गया हेतु अटल तरीकों पे इस्तेमाल देकर। ऑनलाइन का सबसे बढ़िया ये फायदा होता है, अगर ओमार सीट होती तो गोला भर दिया होता और फिर वो सही नहीं होता। कुछ बच्चे जो रेजर वगैरह से उसको सही करते हैं, वो गलत हो जाता है। अब मुझसे क्या हुआ? बाई मिस्टेक मुझसे दूसरा ऑप्शन यहां पर सही हो गया, जबकि मुझे तीसरा ऑप्शन लगाना था। अच्छा, एक गलती है कल भी हो गई थी। कल मैंने हिंदी मैराथन वाली क्लास ली थी, तो मैं वहां पर रीडिंग के प्रकार बता रहा था, स्कीमिंग, स्कैनिंग और आपके जो गहन पठन होता है, और अतिशय अभ्यास पढ़ा रहा था। मैंने पूरा टोटली सारा वहां पर पढ़ा दिया, डिटेल में पढ़ा दिया, और एग्जैक्ट पढ़ाने के बाद मुझसे गलती से स्कीमिंग की जगह स्कैनिंग पर गलती से टिक हो गया। ठीक है, तो ऐसी गलती ऑनलाइन के अंदर हो जाती है। अब जैसे वाली गलती हो गई, हालांकि बाद में मैंने उसे सही करा दिया था, उसके ऊपर जो पहला आंसर है वही सही होगा, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, देख लेना उसे ध्यान से, 33 का पहला होगा। तो जब अगर आपके सामने ऐसी गलती हो जाए, जैसे मुझसे गलती से थर्ड की जगह सेकंड वाला सी हो गया, तो दोबारा इस क्वेश्चन को यहां से दोबारा इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ यहां पे। ठीक है, जैसे मैं दोबारा इस क्वेश्चन के ऊपर यहां पर आ गया, छठे वाले क्वेश्चन के ऊपर आ गया, और मैंने थर्ड के ऊपर लगाया और दोबारा सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, तो आपका ये गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑनलाइन का एक ये फायदा भी देखने को मिलता है कि अगर गलती से आपका गलत हो गया तो आप उसको सही भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको यहां पर एक फायदा देखने को मिलता है। ठीक, चलिए बढ़ते अब आपके अगले के ऊपर। भाई आप क्वालिटी बढ़ा लो, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लो, क्योंकि आपके ऑनलाइन के अंदर ही आपको, मतलब मैंने पहले ही वो कहा था वीडियो के अंदर, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड के ऊपर ये करा रहा हूं, तो पूरा का पूरा फॉर्मेट नहीं आने का आपके फोन के ऊपर, तो इसको पॉसिबल नहीं है कि पूरे इसके ऊपर आ जाएगा पूरा फॉर्मेट, क्योंकि ये बनता ही इस तरीके का है। तो अपने फोन की वीडियो की क्वालिटी आप लोग बढ़ा लो, तभी आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो जितनी क्वालिटी हो सके वीडियो की आप लोग बढ़ा लो, तभी दिखेगा, वरना तो पीपीटी पर तो मैं पढ़ाता ही हूं, बट ये रियल एक्सपीरियंस कराने के लिए आज मैं क्वेश्चन लेकर आया, तो वीडियो की क्वालिटी आप लोग बढ़ा लो। अगला क्वेश्चन देखिए, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए। अब क्या होगा? बहुसंवेदनीय उपागम क्या होता है? तो भाई इंग्लिश देख लो बहुसंवेदनीय उपागम की। बहुसंवेदनीय उपागम होता है आपका जो आपका मल्टी सेंसरी आपकी अप्रोच होती है। अब अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको क्या बताया था कि बच्चों को आपको क्या करना है? बच्चों को आपको हमेशा सेंसिटिव बनाना है। ठीक है, बच्चों को आपको हमेशा संवेदनशील बनाना है। ये वाली बात किसने कही है? ये वाली बात कही है आपके एनसीईआरटी के अंदर, जो गाइडलाइंस दी हुई है, जो पेरेंट्स के लिए गाइडलाइंस दी हुई है, जो टीचर के लिए गाइडलाइंस दी हुई है, कि बच्चों को आपको संवेदनशील बनाना है, उसके एनवायरमेंट के प्रति, उसके जेंडर के प्रति, उसके समाज के प्रति उसको संवेदनशील बनाना है। ठीक है, ताकि बच्चा कभी भी किसी चीज के प्रति भेदभाव ना कर सके। ठीक है, हर चीज का सम्मान कर सके, इसलिए बच्चों को संवेदनशील यानी सेंसिटिव बनाने की बात की गई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसी तरीके से अगर बच्चों को संवेदनशील बनाने के उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने की बात आ जाएगी, तो बताओ उसको प्रोत्साहित करने चाहिए क्यों करना चाहिए? उसको सेंसिटिव बनाने के लिए उसको प्रोत्साहित क्यों करना चाहिए? अब इसमें ऑप्शन सामने आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं, जिनको हम लोग देख लेते हैं और जिसके साइज थोड़े बढ़ा लेते हैं। पहला ऑप्शन इसके अंदर आपका दिया हुआ है, ऑप्शन के ऊपर एक बार नजर डालते हैं।
यह अधिगम को और प्रभावशाली बनाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम बच्चों को उसके सेंसिटिव से जुड़ी उपागम कराते हैं, उसको अप्रोच कराते हैं, तो ये जो लर्निंग होती है, अधिगम होता है, उसको क्या बनाता है, और भी इफेक्टिव और भी प्रभावशाली बनाता है। यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित अलग करने का मौका देता है। बिल्कुल गलत बात है। यह अध्यापक की निर्देश अवधि का काफी समय बचाता है। गलत। यह बच्चों में आज्ञा पारणिता पैदा करता है। मैंने क्या बताई थी, बच्चों को कभी भी डिसिप्लिन में आपको नहीं रखना है, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ बच्चों कहोगे हम तो हमेशा डिसिप्लिन में रहते थे, आप लोग रह गए, अब नहीं रखना आपको बच्चों को। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट आंसर आपका यहां पर सही हो जाएगा। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसको पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। बताओ भाई, जो कल्पनाशीलता वाले गेम्स होते हैं, कल्पनाशीलता वाले गेम्स क्या होते हैं कि चलो भाई ये मेरा जो गुड्डा है, ठीक, ये जो मेरा गुड्डा है ये बनेगा राजा। ठीक है। और लड़की क्या कहेगी, अच्छा तो ये मेरी जो गुड़िया होगी ये बनेगी रानी। ठीक है। ये मेरी जो गुड़िया होगी ये बनेगी मेरी रानी बनेगी। ठीक है। तो इस तरीके से एक कल्पना करने वाले जो गेम्स होते हैं उनको बच्चे खेलते हैं। ठीक है। तो इस तरीके के जो गेम्स को खेला जाता है वो किसी स्टेज पे खेला जाता है, शैशवावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था में, या फिर किशोरावस्था में। बताओ सही आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा। अगर आपको इन स्टेज का नाम इंग्लिश में ना या देखने हैं तो हिंदी में यहां पर आप इसकी लैंग्वेज चेंज कर लो, तो आपको इनके नाम इंग्लिश में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो आपको देखने को मिल गया। तो बताओ भाई किस स्टेज में खेलते हैं बच्चे ये वाले गेम आपके, बताओ। ठीक। तो देखिए यहां पर आंसर सी हो जाएगा आपका, इन्फेंसी में तो ऐसे गेम नहीं खेलेगा। ठीक। तो आपके अर्ली चाइल्डहुड के अंदर जब बच्चा 2 साल से लेकर 6 साल तक का होता है तब बच्चे कल्पनाशीलता वाले ऐसे गेम्स को खेलता है। इसलिए जो आपकी अर्ली चाइल्डहुड होती है उसको टॉय एज भी कहा जाता है, यानी जो आपकी खिलौनों की अवस्था है उसको कहा जाता है आपकी जो टॉय एज होती है। तभी तो गुड्डे गुड़ियों वाले खेल खेलता है। ठीक है। कल्पनाशीलता वाले खेल खेलता है इसके अंदर। जो आपकी अर्ली चाइल्डहुड होती है इसके अंदर बच्चों के अंदर जिज्ञासा भी बहुत पाई जाती है, क्यूरियोसिटी भी बहुत पाई जाती है। जो आपकी जो अर्ली चाइल्डहुड की आपकी स्टेज होती है कि हर चीज के बारे में क्वेश्चन पुटअप करेगा। ठीक है। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा बच्चा वो आपका अर्ली चाइल्डहुड के अंदर पूछता है, जब बच्चा 2 साल से लेकर 6 साल तक का होता है। हम लोग आप लोगों ने भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी स्टेज के अंदर आपके पूछे। ठीक है। उसके अलावा जो आपकी लैंग्वेज होती है ना, जो आपकी भाषा होती है, तो भाषा के लिए सबसे जो सेंसिटिव जो पीरियड माना गया है, ठीक है, जो सबसे जो सेंसिटिव जो पीरियड माना गया है वो भी आपका अर्ली चाइल्डहुड को माना गया है। क्योंकि देखिए 2 से 6 साल तक का बच्चा क्या काम करता है, अपनी जो मदर टंग होती है, मातृभाषा होती है, उसको एक्वायर करता है। एक्वायर किससे करता है, अपनी फैमिली से करता है। जो भाषा उसकी फैमिली में बोली जाती है उसको इमिटेट करता है, इमिटेशन करता है, अनुकरण करता है, और इमिटेशन के माध्यम से उस भाषा को सीख जाता है। तो जैसी भाषा फैमिली में बोली जाएगी उसी भाषा को सीख जाएगा। इसलिए कहा जाता है फैमिली के अंदर हमेशा बच्चों के सामने अच्छी भाषा बोलनी चाहिए, क्योंकि उसी को इमिटेशन के माध्यम से सीखता है। इसलिए भाषा का सबसे सेंसिटिव पीरियड किसको कहा गया है, उसके अर्ली चाइल्डहुड को कहा गया है, जो कि होता है आपका 2 साल से लेकर 6 साल तक का, उसको कहा गया है। ठीक है। आंसर इसमें आपका सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा।